आप हमें बागी क्यों कहते हैं? आप बागी नहीं हैं? हम क्यों बागी हैं? आपको 6 साल की सस्पेंड क्यों किया गया? आप हम बागी क्यों हैं? क्या कारण थे कि कांग्रेस से आप बागी हुए? कांग्रेस ने आपको मनाने का प्रयास किया और आप नहीं माने। ये वो हो रहा था जो 1966 से चला आ रहा था और आज पहली बार हम लोगों ने इस प्रयास को उस कदर कर दिया कि दोनों के पसीने छूटे हुए हैं। कांग्रेस ने 2010 में प्रयास किया कि आप उनके पाले में आ जाएं। जी 11, 12, 13, 14 और लगातार जब तक इनका आपसी विवाद नहीं हुआ हम लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में रहे। मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रहा। मैं ये नहीं कहूँगा कि 24 में उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपको चुनाव लड़ाएंगे। उस टाइम मुझे जातीय समीकरण बता करके ये कहा गया अगर जाट को लड़ाएंगे तो आपको लड़ाएंगे। मैंने उस टाइम भी कहा था कि पॉलिटिक्स में जाति क्यों, यहाँ को हमारी देसी भाषा में कहते हैं खुड्डे लैन। खुड्डे लैन का मतलब है कि ऐसी जगह दे मारा जहाँ वो कहते हैं पहले काला पानी छोड़ दिया। अच्छा, काला पानी जैसा सिस्टम है। मैं गलत हूँ तो मैं माफी मांगूंगा और नहीं तो फिर विधायक माफी मांगे। बहुत सारी छतें ऐसी दिखाऊंगा मैं आपको जो ऐसे हैं। कब वो बारिश ज्यादा हो और कब बच्चे दब जाए, कैजुअलिटी हो जाए, ऐसी मैं दिखा सकता हूँ। चलिए, आपको लगता नहीं ऐसी बातें आपके लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देंगे? कर देंगे तो कर दे, मुझे किसी का मोहताज थोड़ी हूँ मैं। आप जाइए गुजरात में पटेल नॉन पटेल, आप जाइए हरियाणा में जाट नॉन जाट, बढ़ता है। मुझे क्या मतलब आपकी जाति के? नमस्कार, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा विधानसभा चुनाव बड़े रोचक मोड़ पर पहुंच चुका है। 2 से 3 दिन का वक्त बचा है जब वोटिंग का दिन नजदीक आ जाएगा। 5 तारीख को मतदान होंगे और अब प्रचार बंद हो जाएगा। 48 घंटे से कम का समय बचा है। दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां और दोनों जो लोकल पार्टियां हैं यानी प्रदेश की पार्टियां हैं वो आपस में बड़ा टफ मुकाबला है। लेकिन इनकी राह अगर कोई मुश्किल कर रहा है तो वो निर्दलीय है। मैं इस समय जींद में हूं और मेरे सामने इंटरव्यू के लिए बैठे हैं प्रदीप गिल जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। थैंक यू। आप भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी ताकत के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कारण थे कि कांग्रेस से आप बागी हुए? कांग्रेस ने आपको मनाने का प्रयास किया और आप नहीं माने। देखिए, इस नौजवान के 14 वर्ष बहुत जोश से और मैंने काम किया राजनीति में। 14 साल पहले पहला डिस्ट्रिक्ट काउंसलर का चुनाव लड़कर के हम लोग राजनीति में आए थे। उसके बाद मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा एक पार्टी का, युवा मोर्चे का, पूरे हरियाणा का। तो 14 साल जो राजनीति में लगे, हम बार बार ये देखते रहे कि मेहनत करें हमारे जैसे लोग, झंडे लगाए हम, बैनर लगाए हम, पोस्टर लगाए हम, धरातल पर जल से जुलूस कामयाब करें हम। लेकिन जब टिकटों का वितरण आता है तो यहाँ कुछ घरानों के इर्द गिर्द ही राजनीति घूम जाती है। उस ओरे को तोड़ने के लिए आखिरकार मुझे प्रयास करना ही पड़ा, क्योंकि ये वो ओरा था जो 1966 से चला आ रहा था और आज पहली बार हम लोगों ने इस प्रयास को उस कदर कर दिया कि दोनों के पसीने छूटे हुए हैं और हम चुनाव को दिन प्रतिदिन जीत की ओर ले जा रहे हैं। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ये आपका पहला चुनाव है। आपने राजनीति में कदम कब रखा और थोड़ा सा आपके निजी जीवन में के बारे में जानने के बाद वैसे तो 1993 में मैंने पहले सीआर का चुनाव लड़ा। क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता था उस टाइम, +1 2 कॉलेज में होती थी। 95 में छात्र राजनीति से 95 में बंसीलाल जी के शासनकाल में चुनाव छात्र सभा बंद हो गया तो बहुत सारी चीजें अंदर दबी रह गई। सीआर तो मैं बना, उसके बाद राजनीति थोड़ा सा परिवार उस लेवल पे नहीं था, मैं भी बेरोजगार था, तो उसके बाद चुनाव के बारे में नहीं सोचा। तो 2000 में मैं एक पार्टी में हल्का का प्रधान रहा, यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट कह सकते हो आप उसे, ब्लॉक प्रेसिडेंट यूथ विंग रहा। तो वहां पर मैंने बहुत काम किया, लेकिन वहां पर भी अनदेखी का शिकार होने की वजह से मैंने कुछ अपने पैरामीटर सेट किए कि नहीं, पहले अपने आप को लाइफ में सेटल करना जरूरी है, तब तक ये लोग हमें आगे नहीं आने देंगे। तो बीच में कुछ ऐसा समय रहा कि जिसमें एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ के मुझे एक एवरेज एज ए कार्यकर्ता के रूप में तो मैं उस पार्टी में रहा, परंतु मैंने पदों पे काम नहीं किया। किस पार्टी में?
इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में। उसके बाद 2009 में मुझे, जब मैं थोड़ा सेटल हुआ, तो 2009 में मुझे पार्टी ने प्रदेश का सचिव बनाया, सेक्रेटरी बनाया यूथ विंग का। फिर मैंने चुनाव फाइट किया, लेडीज रिजर्व हुआ तो मेरी वाइफ को लड़ाया मैंने, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर वार्ड नंबर 13 हमारा जींद में 15 गांव का एक पैच है। हम लोगों ने महिला जिला कांग्रेस की अध्यक्षा को उस वक्त हराया जब कांग्रेस की सरकार थी। हम एक कंदना से नौजवान थे, या हमारी कोई पृष्ठभूमि राजनीति से कहीं पर भी उसका लेना देना नहीं था। और 2010 में जब जिला परिषद की सीट हम लोगों ने जीती 1091 वोटों से, फिर मैं पार्टी के साथ ही खड़ा रहा। कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में बहुत ज्यादा आस्था थी, तो हम लोग वहीं रहे। 2011 में मुझे पार्टी ने यूथ विंग का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया। कांग्रेस ने 2010 में प्रयास किया कि आप उनके पाले में आ जाएं। जी 11, 12, 13, 14 और लगातार जब तक इनका आपसी विवाद नहीं हुआ, हम लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में रहे। मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रहा, प्रदेश का युवा का प्रभारी भी रहा। 11 से लगभग 18 तक हम लोग इंडियन नेशनल लोकदल में थे। जेजेपी पार्टी का जब गठन हुआ तो मैं थोड़ा सा क्या था कि अजय सिंह जी यूथ विंग को देखते थे, तो उनके उसमें आकर के हम लोग जेजेपी चले गए। जेजेपी में मैं पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष रहा। जब वहां पर भी बाई इलेक्शन की बारी आई, क्योंकि टिकटों के वितरण में यहाँ पर भी एक पैटर्न चला, और उस पैटर्न में अगर हम बात करें तो उसमें क्या रहा कि लोगों ने कुछ घरानों तक ही राजनीति ला करके जींद में रखी हमेशा। तो तब तो चलो कोई नहीं, हम लोग लगातार पार्टी को मजबूत करते रहे, लेकिन बार बार थी कि जब उपचुनाव हुआ जींद में तो आपको टिकट दी जाए। 3 बार सर्वे हुआ, तीनों बार सर्वे में नाम आया। पार्टी के नेताओं का ये फैसला भी था कि किसी वर्कर को चुनाव लड़ाया जाए। फिर दिग्विजय खुद कैसे आए? बस वो उनके परिवार में जाने वो क्या रहा उस रात को, क्या हुआ, क्योंकि हमें सभी वर्करों को भी बिठा करके बताया गया था कि आप में से किसी को लड़ाएंगे, लेकिन रातों रात जो खेल हुआ वो बड़ा अजीब था। और ये खेल हमारे साथ आज का नहीं हो रहा, ये खेल इस बार भी हुआ हमारे साथ। कांग्रेस में भी हुआ 2010 से। तो कांग्रेस में कब आए आप? इसको कंप्लीट करते हैं फिर आगे। कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा जी बाई इलेक्शन तक मैं दिग्विजय के साथ ही रहा। मैं उनका हमने बहुत अच्छा इलेक्शन फाइट किया और 38,000 वोट जींद से दिलवाए उनको। और जब 38,000 वोट लेने के बाद एक समय आया फिर लोकसभा का, लोकसभा में दिग्विजय फिर आए यहाँ से। तो हमें ऐसा लगा कि बार बार ये दूसरों को आने नहीं देंगे, ये लोग सिर्फ अपने परिवार के बारे में और अपने बारे में सोचते हैं, यहाँ राजनीति आगे पॉसिबल नहीं है। तो उसी टाइम भूपेंद्र हुड्डा जी इस इलाके में चुनाव लड़ने आए। 2019 का लोकसभा चुनाव सोनीपत से, तो मेरा हल्का उसी में आता है। तो मैंने फिर उनको मदद करने का काम किया। हम लोगों ने जिस पार्टी में ये मान करके चले 22-23 हजार बाई इलेक्शन में वोट आई थी, उसको 34,126 पे लेके गए हम लोग हुड्डा साहब के टाइम में। हम हार जरूर गए जींद से, बट 34,126 वोट हमारी आई, यानी बढ़ी। 20,000 22,000 से हमारा इजाफा हुआ। उसके बाद लगातार मैं पार्टी में सक्रिय रहा, बट 2019 के इलेक्शन में भी बता करके जातीय समीकरण और मुझे डाल दिया गया। क्या बताया गया? बस कहें तो सीधे तौर पर बताऊंगा कि जाट को लड़ाएंगे तो आपको लड़ाएंगे। तो बृजमोहन सिंगला जी हमारे पूर्व में मंत्री होते थे, उनके बेटे को टिकट दे दिया, वो कभी फील्ड गए ही नहीं। उनको अगर किसी गांव की चौपाल में हम अकेला भेज दे तो उनको चौपाल ना मिले। तो आज उनकी वोट 7,900 आई यहाँ पर। कांग्रेस जहाँ 34,000 पे थी, 7,900 पे आके खड़ी हुई। हमने फिर भी एक सोचा कि क्यों ना इस बार हुई है गलती, आगे चलो इस पे हम और ज्यादा काम करते हैं। दबा के हम बहुत सारे लोगों ने मेहनत की, मेरे अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट्स और थे और उन्होंने भी बहुत मेहनत की, लेकिन सबको दरकिनार करके जो 6 महीने पहले मांगेराम गुप्ता जी के पुत्र श्री महावीर गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी में इसलिए आए क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हमारे जैसे वर्करों ने हवा बना दी। हवा बनी, लोगों का हमने ज्वाइन कराया, बीड़ा उठाया, तो फिर वो आपके सामने ही है। मतलब आपने पेड़ लगाया और फल खाने की बारी आई तो कोई और आ गया? अकेले नहीं लगाया, हर वर्कर ने पेड़ लगाया, सभी वर्कर से बात और हर टिकटार्थी ने पेड़ लगाया।
हम उसमें से किसी को मिलती तो शायद मैं आज ये चुनाव ना लड़ रहा होता, क्योंकि इनकी ना खिलाफत बहुत ज्यादा है। अब 24 में आपको कहा गया था कि आपको चुनाव लड़वाएंगे, 19 में तो आपको टिकट नहीं मिली और जाति समीकरण नहीं बैठे आपके फेवर में। मैं ये नहीं कहूंगा कि 24 में उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपको चुनाव लड़ाएंगे। उस टाइम मुझे जातीय समीकरण बता करके ये कहा गया अगर जाट को लड़ाएंगे तो आपको लड़ाएंगे। मैंने उस टाइम भी कहा था कि पॉलिटिक्स में जाति क्यों, डिजर्विंग क्यों नहीं, ये समीकरण आप कब तक बनाएंगे? क्या कोई चेहरा और नहीं हो सकता जो पोलाइट हो, अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, डिजर्विंग हो? ऐसा क्या पॉलिटिक्स में? ये जो मिथ बना हुआ है इसे तोड़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो ऐसा क्या है जो जाट कैंडिडेट जिनसे नहीं लड़ सकता? इसमें क्या हुड्डा साहब ने, कांग्रेस ने क्या ऐसा समीकरण बनाया? कुछ लोगों ने मिथ बना रखा है और मिथ नेताओं के यहाँ बैठा है। अगर मैं 10 बार मिला, 20 बार मिला तो मैंने यही कहा आप 5 अपने ऐसे लोगों को भेजो जो आपको ग्राउंड की जानकारी दे। सभी लोगों ने ये मना किया कि इनको छोड़ के किसी को टिकट दे, हम उसके साथ हैं। आज इनका क्या आलम है आप खुद इनका चुनाव का सर्वे कर लें। फिर किसने दिलवाया टिकट महावीर गुप्ता को? ये तो वो जाने। क्या लगता है आपको? कौन सा क्या सेटिंग क्या है क्या नहीं है? वो से दरवाजे, वो खिड़कियां हमारे आप जैसे तो रहे हैं ना 5 साल तक कांग्रेस के अंदर रहे हैं, 6 साल। मैंने वो खिड़कियां कभी नहीं देखी। मैं मेहनत में बहुत विश्वास करता हूँ। मेरे से गुलदस्ते लेके वहां बहुत कम खड़ा हो जाता है। मेरी एक अलग नेचर है, मैं उस नेचर के मुताबिक काम करता हूँ। अभी भी लोग हर रोज दिल्ली खड़े रहे, मैं 2 बार गया दिल्ली, बस 2 बार के बाद मैं दिल्ली कभी गया ही नहीं। 2 बार में आपको पता लग गया कि कोई फायदा नहीं? पता था कि कोई फायदा नहीं। जब नेता आंख ना मिलाए तो समझ लो कि कोई फायदा नहीं। किसको मिलने गए थे आप? मेरे नेता तो भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र जी। अच्छा, कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो सभी टिकटार्थियों को थापी दे देते हैं कि आप चलिए तैयारी करिए, टिकट का आश्वासन देते हैं और अल्टीमेटली लास्ट में टिकट किसी एक को मिलना है और बाकी सब फिर बेचारे हाथ मलते रह जाते हैं। नेता देखो अपने जितने भी वर्कर होते हैं उसको हौसला तो देते ही रहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि थापी दी है किसी को, ऐसा नहीं है। हमने अपनी योग्यता के अनुसार टिकटें मांगी और हमें मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पूरा जींद कह रहा था। अभी भी आप इस कैमरे को लेके जाओगे तो जींद ये बोलेगा कि इस नौजवान के पास टिकट होती तो आज सबसे पहली सीट हम लिख के देते कि 20,000 प्लस हम जीतते। मतलब ज्यादा जोर भी ना लगाना पड़ता, क्योंकि जोर हम पहले लगा चुके थे, लोग मन बनाए हुए थे। आपने ये फैसला कब लिया कि आप निर्दलीय लड़ेंगे? सच बताऊं तो मुझे पहले से ही इल्म था इस बात का कि ये लोग टिकट नहीं देंगे। तैयारी अंत में कर रखी? तैयारी शुरू से ही थी कि भाई अगर इनको लड़ाया, हाँ ये क्लियर था कि कुछ घरानों के खिलाफ मेरी लड़ाई है, आज भी लड़ाई है। ये जो राज घराने हो गए यहाँ पर, मतलब एक कहते हैं ना कि रजिस्ट्री हो गई है इनके नाम। मिड्डा घराना, मिड्डा का नाम लीजिए। मिड्डा है, मंगराम गुप्ता जी है, बृजमोहन सिंगला का तो चलो वो तो चला ही गया, सिस्टम खत्म हो गया। 7,900 पे आके खत्म हो गई राजनीति उनकी, और इनकी भी खत्म हो गई थी। अगर दुष्यंत इन्हें पिछली टिकट ना देते तो ये राजनीति में कहीं भी नाम नहीं था महावीर जी का। ये तो पार्टियों को तैयार हम करते हैं, सिस्टम हम करते हैं, सारे काम हम करते हैं, तो लेकिन वो आज वहां बैठे बैठे जो है। आप जैसे और भी कार्यकर्ता और भी नेता नाराज हुए, क्या उन्हें मनाने का प्रयास किया गया? आपको मनाने का प्रयास किया गया जब आपने पर्चा भर दिया? तो देखिए मेरे पास फोन आए थे, लेकिन मैंने ये कहा था। किसका फोन आया? मेरे नेता का ही आएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा? दीपेंद्र जी का। दीपेंद्र जी। मैंने उनको कहा था, मैंने कहा मैं पर्चा उठा सकता हूँ, बट ये फिर भी हारेगा, आप दोनों की सीट क्यों खो रहे हैं? वो मान नहीं पाए इस बात को। उनको ये नहीं था कि भाई ऐसा होगा, उनको ऐसा था कि ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा हो रहा है। मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे लड़ने दे, मैं लड़कर के भी आप ही का हूँ। अच्छा, तो आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप जीतेंगे तब भी कांग्रेस ही है। देखिए मैं कांग्रेस के न पक्ष की बात कर रहा हूँ, न विपक्ष की बात कर रहा हूँ। मैं एक आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। इस टाइम मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए वो जो किसान को, कमेरे को, जो मेरी पृष्ठभूमि है यहाँ की। हमारी आइडियोलॉजी बीजेपी के साथ मैच नहीं करती। हमारी आइडियोलॉजी कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ तब मैच करती है जब वो कह रही है कि हम ये देंगे, तो वहां तो हम लड़के भी ले लेंगे। हमें एज ए इंडिपेंडेंट बन के जाएंगे तो और अच्छा है कि हम आजाद होंगे।
क्या मांगेराम गुप्ता की आइडियोलॉजी आपके साथ मैच करती? कहूंगा कि 1% भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो कभी आज तक मतलब राजनीति में आदमी का क्या बिहेवियर होना चाहिए, जब लोग उनके लिए धूप में चल चलाती गर्मी में पोस्टर लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, और आप उनको रूडली बिहेव करते हैं, आप उनसे बदतमीजियां करते हैं, आप उनको खड़ा रखते हैं, आप उनको चेयर नहीं देते हैं, यहाँ इनका ये रहा है। कार्यकर्ताओं को रिस्पेक्ट नहीं करते। अब जाइए पूछिए, मैं हो सकता हूँ झूठ बोल दूं, आज विपक्ष में लड़ रहा हूं उनके लिए। ऐसा समय था कि मंडी में एक कुर्सी बिछती थी जैसे राजाओं की बिछती थी। कोई आ जाए, कितना बड़े ओहदेदारी आ जाए, उसे खड़ा खड़ा बात करना पड़ता था। अगर वो थक जाता, भीड़ ज्यादा हो जाती, बूढ़ा व्यक्ति होता, तो उसे जूतों में बैठना पड़ता। ना वहां कोई दरी लगती थी, ना कोई वहां और छोटी मोटी कोई कुर्सी लगती थी। किस प्रकार की राजनीति थोट थी उनकी, अब मैं क्या कहूं। आगे इनका भी रूडली बिहेवियर, आप कुछ वीडियो तो अभी आ गई है। तो आपने इनके खिलाफ झंडा कब उठाया? मेरा तो झंडा पहले दिन से ही था। मेरा तो इनके पक्ष में झंडा कभी, मेरी फैमिली का भी। मेरे ताऊ जी आजाद हिंद फौज के सिपाही थे। हम लोगों ने इनके खिलाफ की राजनीति रही हमेशा हमारी, और आज भी हमारी जो है राजनीति जो कहती है वो ये कहती है कि कोई भी नेता हो वो एक तो इजी अवेलेबल हो, पोलाइट हो, डिजर्विंग हो, लोगों को समझता हो, हमें वो चाहिए। वो कोई जरूरी नहीं कि प्रदीप के लिए हो, वो कोई भी। मांगेराम जी ने, उनके बेटे महावीर जी ने आपको मनाने की कोशिश नहीं की कि आप बैठ जाइए? आपके पास नहीं आए वो? कोई कॉल नहीं, कोई संपर्क किसी से? आना भी नहीं था उनका, उनको पता था उनकी बात क्यों सुनूं मैं। हाँ। वो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। मैं अपना विजन लेके चल रहा हूँ। हाँ। चलिए, अब तो वोटिंग में 3 से 4 दिन का वक्त बचा है। हाँ। अभी आपका चुनाव कैसा चल रहा है? पहली बात तो मैं उनसे आगे हूँ। कैसे पता आपको? कमाल है, मैं धरातल का आदमी हूँ, मेरे पास हर चीज का आंकड़ा है। मैं तो अभी भी आपसे जैसे ही विदा होऊंगा तो मैं अभी अपनी रात को भी मैं फील्ड में हूँ। अच्छा। 5 बजे तक, सुबह से शाम तक लगातार कार्यक्रम? आप मुझे 2 बजे फोन करेंगे तो मैं आपको किसी न किसी गांव में या कहीं मिलूंगा। लोगों का सपोर्ट पूरा मिल रहा है? बहुत ज्यादा। क्या कह रहे हैं लोग? आज आप कवर करते। क्या जो आप कह रहे हैं कि राजघरानों से छुट्टी पानी है, क्या ये लोग भी कहते हैं कि हमें छुटकारा दिलवाओ, और आप दिलवा सकते हो? वो मुझसे भी ज्यादा तंग है, वो मुझसे इतने ज्यादा, वो उनसे इतने ज्यादा तंग है। मैं तो इसलिए तंग हूं कि मैं उनकी पीड़ा नहीं देख पा रहा, क्योंकि मुझे तो क्या है, मैंने तो उनके पास कोई काम थोड़ी लेके जाना है। लेकिन जो वर्कर एक आदमी के लिए काम करता है, फिर उसे दुत्कार मिलती है। प्रॉपर अगर इनकी मैनेजमेंट देख के आएंगे, मेरे पास लोग आ रहे हैं, वहां पर भी ऐसे लोगों को दुत्कारा जाता है। वर्कर जो दोपहर तक काम करके आता है खाने के लिए, उन चीजों के लिए, आज भी मतलब वो कहते हैं ना, नेचर और सिग्नेचर बहुत लेट बदलते हैं, तो वही कहानी है। पहले श्री कृष्ण मिड्ढा जी, फिर उसके बाद कृष्ण मिड्ढा, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है 15 से 20 साल इन लोगों ने राज किया। आपको क्या लगता है कि पब्लिक क्या उनसे डिजर्व करती थी, और क्यों नाराजगी है कि क्या वो यहाँ की जो डिमांड थी उसको पूरा नहीं कर पाए? देखिए, 2-3 चीजों में जीन बहुत पीछे है। आज मैं ये मानता हूं, अगर सरकारी नौकरी ना भी मिले, कम मिले, तो भी ये मानता हूं अगर कहीं आईएमटी जैसी हब बन जाए तो बच्चों को क्या होता है कि बाहर से फुटफॉल आ जाता है। जींद का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि यहाँ कोई इंडस्ट्री जोन नहीं है, जो था वो बंद हो चुका है। एक सिंगल फैक्ट्री यहाँ बची है। यहाँ पर जिप्सम जैसी फैक्ट्रियां भी पलायन कर चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी कनेक्टिंग रोड नहीं थे, अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी। यहाँ तो डॉक्टर भी अच्छी अपने बदली नहीं कराना चाहता, अच्छा डॉक्टर यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करता, अच्छा ऑफिसर यहाँ बदली नहीं कराना चाहता। यहाँ को हमारी देसी भाषा में कहते हैं खुड्डे लैन। खुड्डे लैन का मतलब है कि ऐसी जगह दे मारा जहाँ, और कहते थे ना पहले काला पानी छोड़ दिया। अच्छा। काला पानी जैसा सिस्टम है यहाँ पर। आप बिलीव नहीं करेंगे, शिक्षा, चिकित्सा, शिक्षा का सदर तो इस लेवल पे चला गया कि स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, बंद होते जा रहे हैं। चिकित्सा की आलम यह है, अगर छोटी सी चोट किसी के हेड इंजरी हो जाए तो रेफर टू रोहतक, रेफर टू हिसार, थोड़ा सा भी लेट हुए बंदा खत्म। ऐसी कैजुअलिटी हर महीने 1 या 2 आम बात है।
मिड्डा जी कह रहे हैं मल्टी स्टोरी जो है वो अस्पताल तैयार हो गया है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मिड्डा जी कई चीजें कह रहे हैं, पेरिस बना दिया है, एक बारिश इस पूरी रोड की पोल खोल देगी। ये तो सेक्टर है, बाहर देखिए ब्लॉक बिछा दिए, कैसा पेरिस है। आप देखिए कि आज के दिन जितने भी रोड हैं अंदर के सारे टूटे पड़े हैं। आज कह रहे थे कि भाखड़ा का पानी लेके आएंगे, नीला जल पिलाएंगे। आज सीवरेज का जल जो है वो पीने के पानी में मिक्स होकर के लोग पीने में मजबूर है। मैं आपको एक इतनी अचंभित बात बताऊंगा, आप उसको हजम नहीं कर पाएंगे। लोको कॉलोनी हमारे यहाँ एक वो है, प्राइवेट कॉलोनी भी है और हमारी उसकी भी है, रेलवे कॉलोनी भी है। वहां मेरे पिछले दिनों कुछ कार्यक्रम थे, मैं हैरान रह गया कि 15 से 20 घर ऐसे हैं जहां शौचालय नहीं है। मुंह अंधेरे आज भी हमारी बेटियां बहनें फाटक पर यानी खुले में बाहर शौच करने जाती है। यस, मैं कैमरा ये यूं का यूं मैं अभी ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड करूं मैं आपको उन घरों केंद्र पर सरकार हरियाणा सरकार दोनों कहते हैं कि हमने यूरिया फ्री कर दिया। चले, मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगूंगा और नहीं तो फिर विधायक माफी मांगे। बहुत सारी छतें ऐसी दिखाऊंगा मैं आपको जो ऐसे हैं, कब वो बारिश ज्यादा हो और कब बच्चे दब जाए, कैजुअलिटी हो जाए, ऐसी है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। चलिए, इस पर ध्यान नहीं है किसी का, क्यों करेंगे? इनका ध्यान तो उस पे है कि कहां से रजिस्ट्री कलर किसको बिठाएं जो पैसा अच्छा कमा के दे। आप बिलीव नहीं करोगे, पुरानी बाहरी कॉलोनियों में आज भी इंतकाल का 1-1 लाख रुपए रिश्वत लिया जाता है। आपका मकान है 2 लाख का, 2.5 का, 3 का, थोड़ा सा किसी ने 20 गज का टुकड़ा लिया, अपना पैसा वैसा जमा करके 5-6 लाख का मकान, 1 कमरा बना करके बैठा है बंदा। रजिस्ट्रिया क्या होता है कि कच्ची कॉलोनियां पहले तो सरकार उनको रोकती नहीं, फिर वो बन जाती हैं तो फिर उसका रजिस्ट्री जुगाड़ करके आदमी करा लेता है, तो इंतकाल नहीं होता। अब इंतकाल के नाम पर तो इनकी मौज हुई पड़ी है। सरकार तो कहती है कि हमने तो 0 टॉलरेंस किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ। चलते हैं, एक वो करते हैं, सीक्रेट करते हैं एक। हाँ, आपने कभी खुद प्रयास किया है इसको उजागर करने का? मैंने किया, लोग आगे नहीं आ पा रहे। क्यों डरते बस हैं? डरते हैं। आप उनकी आवाज बने, मैंने कई आपने मुद्दा उठाया, तो कितनी आप सरकार के पास गए, सीएम विंडो में शिकायत की। मैंने तो बहुत बार ऐसा किया, लेकिन वो लोग आगे आना नहीं चाहते। वो लोग डरते हैं कि सर मेरा मकान बना बनाया है, मुझे दिक्कत आ जाएगी, तो फिर हमें उनका बारे में सोचना पड़ता है। तो वहां पर जाकर के कुछ चीजें बहुत। आपने विधायक के खिलाफ कोई इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे नहीं किए? अगर आपके पास आप कह रहे हैं कि इस तरह के काम हो रहे हैं, बहुत सारे, मैंने तो पूरा, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने पूरा डॉक्यूमेंट्री बना रखी है जिसमें सारी चीजों के खुलासे हैं। हम लोगों ने, इन्होंने करोड़ों रुपए का गबन किया जिसमें सफाई के ठेके दे दिए गए, मशीनें लेके आए, कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा, आज भी कूड़ों के ढेर पड़े हैं, मशीनें इनकी बंद पड़ी है। किसको ठेका दिया, किसकी हाजिरियां चढ़ा दी, पैसा किसको गया ना गया, कुछ नहीं। जींद में बुरा हाल है, कूड़े के ढेर पड़े। स्वच्छ भारत वहीं लिखा मिलेगा, वहीं कूड़ा का ढेर मिलेगा, चेक कर लो, नहीं तो मैं वीडियो दे देता हूँ। लगता है फंड आता है और खा लिया जाता है, और है ही नहीं कुछ भी, पता नहीं है। चला आपको 50 लाख रुपए मिड्डा साहब के ड्राइवर और उनके खास चहेते की गाड़ी में मिले। वो तो कह रहे थे रजिस्ट्री करवाने के लिए पैसा लिया गया था। कहां से आया, कैसे इतना? और 50 तो था भी नहीं, जवाब दिया उन्होंने, बताना आए फिर वो कहाँ आई आगे बात, धमकी बात। 50 लाख रुपए तो कैश हो नहीं सकता ना, रजिस्ट्री के लिए भी तो पैसा कहीं न कहीं जो है 2 लाख तक ही मान्य है कि भाई उसके बाद का पैसा वो कहाँ से आया, क्या आया, वो सारा दिखाओ। ये सारी चीजें जींद की जनता जानती है। वो सारा लोकतंत्र का गला घोटने के लिए पैसा जींद में लाया जा रहा था ताकि नशा बांटा जाए, पैसे से वोटर को खरीदा जाए। क्या क्या करना चाहते हैं लोग, इसी चीज से लड़ रहा हूँ। आप अवेयर कर रहे हैं अपने वोटर्स को बहुत कि इन चीजों से बच के रहें? मेरा गला हो गया, चौक हो गया, चेक चेक करके बोल रहा हूँ, लोग समझ रहे हैं। ऐसा आप आते तो आप देखते कि हजारों की भीड़ आज हमने परिवर्तन रैली की है बिना किसी नेता के। आप ही नेता हैं? मैं नहीं नेता, आप ही चेहरा है। नो, हाँ मैं चेहरा हूँ, बट मेरे पीछे खाप प्रधान खड़े थे, कहीं मेरे पीछे
जो है ना एक्स सरपंच सरपंच खड़े थे, कई बड़ी सरदारियां खड़ी थी जिनके अपने एक नाम के बहुत बड़े बड़े टैग हैं, वो लोग थे। 36 बिरादरी आपके साथ है? डेफिनेटली। क्योंकि दो, अगर मैं बनिया समाज से कहूं तो 2 लीडर हैं दोनों बड़ी पार्टियों में, क्या उस समाज से भी आपको सपोर्ट मिल रहा है? सर मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ समाज का तो नाम लिया जाता है। समाज का नाम लिया, समाज की बात होती तो महावीर कंप्यूटर को टिकट देते, वो उनसे पुराना कांग्रेसी। समाज की बात होती तो किसी दूसरे अग्रवाल समाज के जो है ना श्रीचंद जैन जी थे, और हमारे वो सुमित जिंदल के फादर जी हैं श्याम बिहारी जिंदल जी, उनको पुराने कांग्रेसी है, उनको टिकट देते। हम मानते कि फिर अग्रवाल समाज को दिए, ये समाज का कहीं लेना देना नहीं, ये तो घरानों का लेना देना है। कुछ लग गए लोग जो अपना दाव लगा गए, कोई डिजर्विंग नहीं है। क्या बिका टिकट, आपको ऐसा लगता है? लोग तो कहते हैं। आप क्या कहते हैं? अगर मेहनत से मिलती तो समझ आता, अब नहीं मिली तो समझ आ रहा। आपको लगता नहीं ऐसी बातें आपके लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देंगे? कर देंगे तो कर दें, मुझे किसी का मोहताज थोड़ी हूं मैं, ऐसे नहीं है। राजनीति वो करनी ही नहीं। अच्छा, खुले शब्दों की करनी है, भले ही कितनी चले कितनी ना चले मुझे नहीं पता। मुझे ये है कि बोलने की आजादी जरूर चाहिए। जब तक कांग्रेस में थे तब तक आजादी थी? देखिए आइडियोलॉजी होती है, उसके बाहर जाने के लिए सोचना तो पड़ता है, बट मेरे पास तो कोई पद था ही नहीं कांग्रेस में कि जिसमें मैं कोई बाहर आके, मैं तो अपनी बात रख देता। आप अपनी आवाज रखते थे पार्टी फोरम में? रखा है मैं। सुनी जाती थी? देखिए कोई ऐसे उसमें कोरम में तो मैं गया ही नहीं कि जिसमें हमें मतलब जाके किसी ऐसे उस पे कोई उनकी मीटिंगों में जाने का तो मौका मिला ही नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के प्रत्याशी से आगे? ये भी एक दुर्भाग्य था मेरा कि आपका मैं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी छोड़ के गया। कांग्रेस ने मुझे ये नहीं समझा कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं, मैं प्राथमिक सदस्य भी बनूं उनका। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को वो बनाया था सदस्य कि बस क्या ही बनूं मैं, वो भाई नाराज हो जाएंगे, और मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। आपका अपना दिल दुख रहा है? डेफिनेटली। अगर बात करें आज के दिन, ऑन द कैमरा बोल रहा हूं, फेयर चीजें बंद हो गई हैं। अनफेयर डिसीजन हो रहे हैं। यस, फेयर चीजें होती तो 300 परिवार मुझे लगता है कि हरियाणा में बर्बाद हो गई, जिन्होंने बहुत पैसा लगाया, समाज सेवाएं कर रखी थी, गाड़ियां लगा रखी थी, पता नहीं क्या क्या कर रखी। अल्टीमेटली उन लोगों का टारगेट था कि चुनाव लड़े वो लोग। हम लोग एक डिफरेंट पॉलिटिक्स को जन्म दें। देखो पैसा तो लगता ही है, जब आदमी घर से बाहर निकलता है, गाड़ी लेके निकलता है, किसी के पास जाता है, कोई बच्चे को पढ़ाने की बात करता है या कुछ भी करता है, पैसा तो लगता है। कहते हैं करोड़ों रुपए खर्च होते हैं अब तो चुनाव लड़ने में। हाँ। चुनाव जीतने के लिए तो लोग बहुत कुछ कर देते हैं, चुनाव लड़ने भर में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, और अगर जीत जाते हैं तो कहते हैं जी कि वो तो कई टाइम्स पूरे हो जाते हैं, और बहुत से लोग इसीलिए राजनीति में आए हैं। पता नहीं आपका लक्ष्य क्या है? पता नहीं, मैंने तो अपनी एक और डिफरेंट राजनीति शुरू की है। 90 विधायकों में से मैं पहला विधायक ऐसा बनूंगा जिसने बोल दिया कि 5 साल मेरी जो सैलरी होगी वो मेरी रसोई पे, मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे खर्च नहीं होगी। वो पूरी की पूरी सैलरी गरीब बच्चों की एजुकेशन, गरीब माँ और बाप की कहीं न कहीं अनदेखी का शिकार होकर के उनके बच्चे, उन्हें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं बच्चे, कई बार नशे उसमें चले जाते हैं तो माँ बाप को छोड़ देते हैं भगवान भरोसे। तो बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। मैं अचंभित एक आंकड़ा बताता हूँ, 98% के आसपास हमारे हरियाणा में अगर आप जाओगे ग्रामीण अंचल में तो खासकर, और गरीब बस्तियों में, जबड़ा जो है ना, जबड़ा माओ का और बुजुर्गों का रहा ही नहीं है, और उनके पास इतना सा पैसा नहीं है कि वो अपना जबड़ा छुड़वा लें। इसका मतलब क्या है? वो अच्छे से खाना नहीं खा पाए। आप इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाएं, मैं कह रहा हूं ये चीजें हो ही नहीं रही यार, हम करेंगे। वो लड़कियां जिसको कोई देख ही नहीं पा रहा कि पिता चले गए, 4 लड़कियां ऐसी एक गांव में हैं जिसमें से 2 ब्याही गई, 2 रहती। अब चाचा ताई ऐसे हैं कि जिनके पास अपने ही पेट की लड़ाई लड़ने के लिए आज पैसा नहीं है। अब उनको कौन ब्याहे?
अपनी तनख्वाह से उन बहनों का सहारा बनूंगा 100%। मैंने बोला विधायक बनते ही एक नया पैसा भी हम अपनी तनख्वाह से 5 साल के लिए नहीं लेंगे। ये आपके शब्द बदल तो नहीं जाएंगे आखिरी में? ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मेरे पास मेरी खासियत भी है कि मैंने जो ये दे दी किसी को तो वो दे दी। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो है ना, काम परिवार से चले हैं। मैं कभी मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था मैं इस जगह बैठाऊंगा और मेरा ये लेवल ये सिस्टम या लोग मुझे फॉलो करेंगे। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं कि मुझे भगवान ने ऐसी जगह बैठाया है। अब कुछ करेंगे। आपको फिर कभी विधानसभा जाने के बाद फिर कभी मिलेंगे तो आप ऑन द कैमरा उस चीज को चेक करना, रिकॉर्ड मुझसे लेना। मैंने तो यहां तक बोल दिया कि हम 15 से 20 लोगों की कमेटी बनाएंगे जो इस पूरे पैसे को लगा के हर 6 महीने में ऑडिट कराएगी जनता को कि ये पैसा यहाँ लगा है। आप इसको ऑन द रिकॉर्ड चेक करें। जिस बेटी की एजुकेशन पे लगा तो उसका पूरा डिटेल मिलेगा आपको। आप जाएं उसके घर, पता लगे। अगर जींद की जनता का आशीर्वाद उस तरह से नहीं मिल पाता तो आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी? समाज सेवा तो कर ही रहा हूं मैं तो एजुकेशन की बात करूं तो मैंने लाइब्रेरीज बनानी स्टार्ट की थी। मैं कुछ और समझता हूं। मैं जरूरतमंद की जेब में 1 लाख रुपए डालने से बेटर उसके बच्चों की एजुकेशन पे 1 लाख रुपए लगाना पसंद करता हूँ, ताकि उसे कभी भी जिंदगी में किसी के आगे जोड़ी ना आए। 1 लाख रुपए तो खत्म हो जाएंगे। मैं समझ रहा हूँ कि 36 गांव और 31 वार्ड में मैंने डेफिनेटली एक काम करना है। लोगों का एक्चुअली क्या है, इन सरकारों ने, इन पार्टियों ने, नेताओं ने एक पॉलिश कर दिया, फ्री 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 फ्री। एजुकेशन पे कोई नहीं बोलता, क्योंकि नेताओं को लगता है ये पढ़ गए तो ये तुमसे जवाब तलब करेंगे, ये पढ़ गए तो ये तुम्हारा स्थान छीन लेंगे। डरते हैं लोग, कमजोर लोग हैं, स्पष्ट कह रहा हूँ। आम आदमी पार्टी कहती है कि ये मुद्दे हम उठाते हैं। हम कहते हैं अस्पताल दो, हम कहते हैं शिक्षा दो। मुद्दा ही किसी का है ही नहीं, ये तो हर की उसमें है। मैं किसी और लेवल पे सोचता हूँ, किसी और लेवल पे मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ये पता है कि कोई गरीब बच्चा जब सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में कहीं पढ़ता हो, वो 6 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ के आता है, स्टाफ अच्छा करता है उनके लिए। लेकिन 6 घंटे के बाद उसके माँ और बाप पेट की लड़ाई लड़ने गए हुए, वो ऐसे घूमता रहता है। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। 2 घंटे लड़कियां लड़कियों को पढ़ा दें और 2 घंटे लड़के लड़कों को पढ़ा दें। 4 तो बच्चों को रोजगार मिलेगा और उस कॉलोनी का एक भी बच्चा कोई मोहताज नहीं रहेगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा। मेरे पास तो ऐसा रोड मैप है, किसी गांव का एक भी 8वीं 10वीं +2 BA का बच्चा वो नहीं रह सकता, बेरोजगार नहीं रह सकता। आपका ये विजन लोगों को पसंद आ रहा है? जुड़ रहे हैं लोग, शायद मुझे लगता है। हो सकता है मुझे लंबा समय लगे। आप इंतजार करें, लड़ूंगा। अच्छा, अगर आप विधानसभा पहुंचते हैं, हरियाणा की जनता, जींद की जनता आपको जिताती है, आपने कहा कि आपकी आइडियोलॉजी बीजेपी से नहीं मिलती, और अगर सत्ता के नजदीक बीजेपी रही तो क्या प्रदीप गिल बीजेपी के साथ जाएंगे? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट हूं। 2014 में भी एक समय ऐसा आया था मेरी जिंदगी में, मैं प्रदेश अध्यक्ष था और पार्टी को उस टाइम बहुत जरूरत थी, मैं गया नहीं। मुझे ना एक चीज कतई पसंद नहीं, जाति और धर्म की लड़ाई कराने वाले सिस्टम पे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जहां हरियाणा प्रदेश छोड़ो, पूरे देश में इस पार्टी ने हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करा। जहां इस पार्टी ने जैसे देखो, सत्ता का इतना भी क्या ना हो, आप जाइए गुजरात में पटेल नॉन पटेल, आप जाइए हरियाणा में जाट नॉन जाट, व्हाट द हेल। मुझे क्या मतलब आपकी जाति क्या है, ना मुझे पूछनी, ना मुझसे मतलब। क्या करना है? आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मैं कभी जाति पूछता ही नहीं उनसे। बाय डिफॉल्ट उसने बता दी, बात अलग है। कई लोग ऐसे हैं, आज भी मुझे सिर्फ ये पता होगा शायद ये ऐसी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ऐसी में इसकी जाति क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं और मैं पूछना नहीं चाहता, इसलिए ये चीज पसंद नहीं आई। कुछ चीजों में मैंने उनका अप्रिशिएशन भी किया है, ऐसी बात नहीं है। देखो आप क्या हो, आप वो हो जो देश को तस्वीर दिखा रहे हो।
कि किसकी क्या तस्वीर है, सच्चाई क्या है। हम भी अच्छा एक बात बताओ, कोई पार्टी अच्छा काम करे और हम विपक्ष में हो तो क्या हम ऐसे नेता बने कि उसकी कभी अप्रिसिएशन ही ना करें? जी मुझे तो लगता है कि मुझे कहना चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई काम अच्छा होगा तो बताएंगे। अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। मैं तो कह भी देता हूँ, कई बार लोग कहते हैं ना सफाई अभियान सरकार ने कूड़ा कूड़ा, अरे भाई हमारी भी ड्यूटी बढ़ती है। मिड्डा जी ने कुछ अच्छा काम करवाया? कूड़ा नहीं, वहां मैं घसीट रहा हूँ उनको, सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने वो जरूर कहा है कि कूड़ादान अगर रखा है, यहाँ बाइस्ड हो रहे हैं मुझे लगता है। नहीं नहीं हो रहे? सुनो, मैंने बोला है ऑन द कैमरा कि कूड़ादान रखा है, अब कूड़ा आप उसमें नहीं फेंक रहे तो आप फॉल्टेड है, फिर सरकार नहीं। कूड़ादान रखा है तो मैं उसके लिए कह रहा हूं कि नगर परिषद या विधायक, ठीक है, अच्छी बात है, रखना चाहिए और उसके लिए अप्रिसिएशन है उनका। लेकिन उस कूड़ेदान में भी अगर पैसा खाया जा रहा है या वो फॉर्मेलिटी के तौर पे किया जा रहा है तो वहां दर्द है, वहां तकलीफ है। कितनी गाड़ियां खरीदी, क्या है क्या नहीं, वो सारे आंकड़े है ही नहीं। सिर्फ ये है कि इतने टेंडर लगे, इतने सिस्टम लगे कि अपने चहेतों को दे दिए। फिर वो चहेते क्या करते हैं, वो लोग काम नहीं करते। वो लोग विधायक के करीबी हैं तो वो काम नहीं करते। आपको बात बताता हूँ, मैं अभी ऐसी समाज की एक मीटिंग में गया था, मुझे लोगों ने बुलाया था। अचंभित हूँ कि 70 से 80 लड़के नौकरी से हटा दिए गए क्योंकि मशीन आ गई सफाई वाली। तो क्या विधायक का ये दायित्व नहीं बनता कि उनको दूसरी जगह एडजस्ट करे? वो रोटी कैसे खाएंगे? मशीन का अप्रिसिएशन कर देता हूं मैं। अब 70 वो बच्चे जो नौकरी छूट गई उनका क्या करूं? बोलू ना, मशीन का अप्रिसिएशन है कि आपने अच्छी काम किया कि अब मशीनों का युग आ गया, खरीद लो। लेकिन उन 70 नौजवानों को तो कहीं एडजस्ट करोगे आप या उनकी रोटी छीन लोगे? खैर टेक्नोलॉजी जब आती है तो वो नौकरियां खाती है, इस बात को ऐसा मानते हैं? नहीं है, मैं इसके विपरीत सोचता हूँ। हिंदुस्तान में वैसे तो जब कंप्यूटर आया था लोगों ने आत्मदाह किया था, पढ़े लिखे लोगों ने। लेकिन आज हमारे कंप्यूटर ने हमारी स्पीड और हमारी कनेक्टिविटी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? रोजगार बढ़ा के घटा? या तो मुझे ये काम करने के लिए वहां जाना पड़ता जहां आपका हेड ऑफिस होता, अब हम कहा कर रहे हैं, ये समझने की बात है। ऐसा नहीं है, स्पीड बढ़ी है तो चीजों में कनेक्टिविटी बढ़ी है और स्पीड बढ़ी है तो रोजगार भी बढ़ा है। अब एक बात बताइए, अगर ये स्पीडें ना बढ़ती तो क्या हम दूसरे देशों के बारे में जान पाते? कैसे कह रहे हो? रोजगार तो बढ़ा है ना उससे। यहाँ इस नौजवान की तो सोच ही अलग है, डिफरेंट सोच से राजनीति करूंगा। अगर जिस दिन विधानसभा गया तो जिसको खींचना हुआ तो खींचूंगा भी, चाहे वो मेरा अपना क्यों। अच्छा, अपना कौन है? कोई भी हो सकता है, जिससे दोस्ती हो। जितने खड़े हैं इस चुनाव में उसमें से अपना कौन लगता है? वैसे तो सारे भाई हैं। मेरी देखो वैचारिक राजनीतिक लड़ाई अलग है, राजनीति नेचुरल है। अब मैं मिलता हूं ना, मेरे से वो मिलते हैं सामने तो मैं नमस्ते करता हूँ। मेरे से बड़े हैं दोनों, किनसे? दोनों को, आमिर को भी करता हूँ, उसको मैं तो करता हूँ। निजी संबंध है? संबंध निजी तो मेरे ज्यादा नहीं है उनसे, मतलब राम रमी। राम रमी का मतलब मेरे परिवार, हमारे पूर्वजों ने एक बात सिखाई है, आप मुझसे बड़े हैं तो मैं झुक के आपसे सलाम करूंगा। वो ले ना ले वो उनकी मर्जी है, लेकिन लेते हैं वो मेरी, ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत अच्छे से लेते हैं, गले मिलते हैं उससे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो प्रदीप गिल को आप सुन रहे थे। हरियाणा में बहुत से निर्दलीय हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियों से बागी हुए हैं, भाजपा से भी, कांग्रेस से भी। टॉप 5 की अगर मैं बात करूं तो उसमें प्रदीप जी का भी नाम आता है, जो बागी हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और शायद अपने दल की और दूसरे की भी इन्होंने मुसीबत बढ़ा रखी है। और इसीलिए हम भी यहाँ पर हैं इनसे बातचीत करने के लिए कि आखिरकार ये अपना चुनाव किस तरह से लड़ रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं? एक बात और लेते फिर क्लोज करते हैं। आप हमें बागी क्यों कहते हैं? आप बागी नहीं है? हम क्यों बागी हैं? आपको 6 साल की सस्पेंड क्यों किया गया? आप हम बागी क्यों हैं? रीजन कोई आदमी अपनी बात रखे तो इसका मतलब वो बागी। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि आप हक के लिए लड़ रहे हैं अपनी ही पार्टी से? क्योंकि डिजर्विंग हमेशा लड़ेगा, क्यों ना लड़े हम? क्या हमारे नेता अपने पद के लिए नहीं लड़ते? फर्क हमारे में तो इतना ही है ना, हम कच्चे पौधे हैं, हमें हिला के खत्म किया जा सकता है। उनकी जड़ें फैल चुकी हैं, वो आंख दिखा सकते हैं, हम आंख नहीं दिखा सकते। कच्चे पौधों को उखाड़ने का प्रयास भी किया जाता है। यही तो हो रहा है।
हिला के छोड़ दो, दैट्स ऑल, सूख जाएगा बेचारा। ये तो लेकिन किसान का बेटा है, ये इतना जल्दी इसकी जड़ें मजबूत, जड़ें मेहनत की है ना, जड़ें ऐसी ही होती तो शायद मैं सूख जाता। लोग इस बात के लिए मुझे कई बार मैं बड़े ब्यूरोक्रेट से मिलता हूँ, या मुझे बाहर में जाने का मौका मिला जींद में, पहली बार एड्रेस करके आया मैं, तो मुझे कई वकीलों ने बहुत गले लगा के कहा यार गुड, क्योंकि लड़ना जरूरी है, ऐसे नहीं भीड़ नहीं बनने सकते ना। मैं भीड़ बनाता, मैं लोगों को कहता हूँ भीड़ बनना बंद करो, सबसे पहले नेताओं की भीड़ बनना बंद करो, टोको इनको। अब कभी आइए, डिफरेंट पॉलिटिक्स को जन्म दूंगा। ऐसे लोगों की जगह है राजनीति में? आज की राजनीति आपको लगता है? शायद नहीं है। नहीं है? किसी दल में नहीं है? कांग्रेस, भाजपा? शायद नहीं है। नहीं है? सच कह रहा हूँ। कैसे लोग पसंद है नेताओं? बस वो उनकी बात सुने और यस-मैन हो जाए, जो ना सुने वो बागी, जो अपनी बात कहने लगे वो दागी। ये है राजनीति। आपको निष्कासित कर दिया गया 6 साल के लिए, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? चुनाव के बाद आप जाएंगे? लोगों ने उतना ही मेरे को गले लगा लिया। देखो, राजनीति है सिरों की गिनती, जिसके साथ जितना बड़ा भाईचारा या जितनी ज्यादा एनर्जी वाले लोग, उसको कोई निष्कासित करे क्या करे, उसका क्या फर्क पड़ता है? जनता के दिल में रहना। अगर बाय द वे कांग्रेस को एक विधायक की जरूरत पड़ी, फिर इस बागी का क्या होगा भाई? आंकड़े तो कुछ भी हो सकते हैं। सदस्यता तब भी नहीं ले सकते आप जी, 5 साल तक तब भी बाहर ही रहना पड़ेगा पार्टी से। मैं कह रहा हूं फिर क्यों, इतना भी क्या? गले लगा सकते हैं, अपना नहीं सकते। पता क्या है, हर आदमी का खरा अलग अलग से सोचने का अंदाज है। मेरा अलग है, उनका अलग है। पार्टी ने बड़ा जल्दबाजी में निर्णय लिया है, अच्छा लिया होगा, तो यही है। मैं तो और ज्यादा आजाद हो गया। अच्छा, दीपेंद्र जी ने कहा क्या था आपको? फोन आया था तो क्या कहा था उन्होंने? वो तो यही कह रहे थे भाई सोचो इसके बारे में। मैंने कहा सोच लिया, आपका हुक्म सिर माथे। बट ये हारेगा फिर 2 खो गया, ये तो जाएगा ही जाएगा, बट मैं भी चला जाऊंगा। अब हो सकता है मैं सीट निकाल। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद आपकी और महावीर जी की लड़ाई में मिड्डा जी निकल जाए? सवाल ही पैदा नहीं, सवाल ही। हर गांव में आप कांग्रेस की वोट नहीं खराब कर रहे हैं? कांग्रेस की वोट कहाँ थी? नहीं, 7,900 वोट आई थी कांग्रेस की पिछली। वो वोट तो मेहनत की थी, हम लोगों ने जो किया। मैं आपको बताऊं तो बताओ, चलो ये बताओ, इस जींद में कौन नेता आया था 5 साल में कांग्रेस को मजबूत करने? आंकड़े उठाओ, फिर मान जाऊंगा कि वो कांग्रेस की वोट थी। वो हमारी वोट थी, जिन्होंने खून पसीना बहाया। 46 में से 45 की वोट थी, जो लोग कैंडिडेट के दावेदार थे और जिन्होंने कुछ ना कुछ पार्टी में डेफिनेटली किया था, और एक ही के खिलाफ थे सभी। ये भी गजब बता रहा हूं, और पार्टी ने फिर भी उसी को टिकट दी। ये थी अंदर की बात कि क्या थी, ये मेरे समझ से बाहर है। बट हाँ, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना कि भाई कांग्रेस की वोट थी, कांग्रेस की परंपरागत वोट तो पहले जा चुकी थी। आज भी परंपरागत वोट जो थी वो कांग्रेस की बीजेपी के पास है। और लगता है कि आप जैसे लोगों को खो के कांग्रेस और कमजोर हो रही है? वो नहीं समझते, कच्चा पौधा हूं। सोच रहा हूं कि एक बार मजबूती से लड़ूं और मुझे मौका मिल जाए कि मैं उनको जाके बता पाऊं कि ऐसा सही नहीं था। ये नाराज नहीं हूं। महावीर जीते अगर, देखते हैं, चलिए हाइपोथेटिकल सवाल, महावीर अगर जीते और आपको आपके नेताओं ने मनाया, तो आप जाएंगे महावीर के अंडर? महावीर के अंडर तो जाने वाली बात ही नहीं है। आपके एज ए वर्कर मुझे उनसे तो क्या करना है? मैंने एज ए वर्कर तो मैं काम कर आपके विधायक रहेंगे तो एज ए वर्कर काम करना पड़ेगा। एज ए वर्कर तो मैं काम कर ही सकता हूँ, लेकिन एज ए वर्कर कोई विधायक के नीचे नहीं होता। संगठन में अलग चीज होती है। संगठन तो है ही नहीं।
10 साल हो गए, तो फिर 10 साल से ज्यादा हो गए। फिर वहां विधायक की कमांड भी तो नहीं होगी ना। विधायक की कमांड तो अफसरों पे हो सकती, कार्यकर्ता में क्या है की कमांड है। फिर अंडर का क्या है, मैंने काम लेना हो तो मैं अपने नेताओं से जाके ले लूंगा। लेकिन फिर तो राजनीति का और ही मामला होना है, अगर वो जीतते हैं हम हारते हैं या क्या होता है क्या नहीं, उसके बाद तो चीजें क्या होगा क्या नहीं होगा। अगले 5 साल हम लोगों ने मेहनत करनी है, कोई जरूरी थोड़ी है कि पार्टी के झंडे के नीचे ही मेहनत की जाती है। पार्टी के झंडे के बिना भी तो मेहनत की जाती है, वो कर लेंगे। लेकिन 100% इस बार हम विधानसभा जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी आपको शुभकामनाएं देंगे कि आपने जो दावा किया है उस दावे पे आप पूरे उतरें। और प्रदीप गिल हैं, आप इनको सुन रहे थे, मैंने पहले भी कहा, फिर बागी कहूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे, लेकिन जो अलग से पार्टी की लाइन से हटके अगर उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल किया तो पार्टी उन्हें बागी मान रही है। और ये उन्हीं लोगों में से हैं जिन पर प्रदेश की निगाहें हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी का समीकरण कहीं ना कहीं बिगाड़ रही हैं। और हो सकता है कि पिछली बार 19 में 7 निर्दलीय थे, अब की बार ये गिनती डबल डिजिट पार कर जाए तो उसमें प्रदीप गिल का नाम भी शामिल हो सकता है। और इसीलिए हम भी यहाँ बैठे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। प्रदीप गिल का विजन में आपने सुना, और क्या ये कर सकते हैं, क्या ये चाहते हैं, क्या इनके पास थॉट्स है, ये आपने सुने। लेकिन डिसीजन आपको लेना है, डिसीजन जींद की जनता को लेना है। 5 तारीख का वक्त होगा जब मतदान करने के लिए लोग घरों से निकलेंगे, तब ये देखा जाएगा कि क्या जो वही रवायती लोग हैं उन्हें जींद की जनता सिरमौर बनाती है या किसी नए चेहरे को अपना नेता चुनती है। 8 तारीख रिजल्ट आएगा और तब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।